और एक बड़ी समस्या जिसके जो अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, इस बार बिहार के मुजफ्फरपुर से ये सामने आई है। शेरपुर पंचायत में सियार का आतंक है। यहाँ सियारों ने 18 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही 10 से ज़्यादा पालतू जानवरों को भी सियारों ने जख्मी कर दिया है। ऐसे में पूरे इलाके में दहशत है। लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, लाठी डंडों के साथ जाग कर रखवाली कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके में 4 से 5 की संख्या में सियारों ने आतंक मचाया हुआ है। इन हमलों के बाद वन विभाग की टीम इन्हें पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए। कल रात 9 बजे से मेरे वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत माधोपुर सोच था, जहाँ पे नहरी के पास और मेरे मोहल्ला में भेड़िया के शक्ल में वो क्या है, शेर है कि क्या है, इतना ना बच्चे लोग को और सियाना लोग को डैमेज कर रहा है। और मेरे भतीजी को भी, चचेरी भतीजी को भी यहाँ पर काट लिया, जो सदर भेजे है। आधा दर्जन से ऊपर व्यक्ति को घायल कर चुका है, अभी तक ले घायल है। सब लोग बहुत चिंतित है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जानवर जो है सो कंफर्म है कि जो फोटो वगैरह और जो ये लोग हमको जानकारी दे रहे हैं वो गोल्डन जैकल, जिसको सियार बोलते हैं, गाँव घर में आम भाषा में गिदर बोलते हैं। ये प्रायः जहाँ पर हम लोग खाना फेंकते हैं ना, वहाँ पर ये पहुँचता है। उसको ट्रैप करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। जितना भी ऑटोमेटिक ट्रैप कैच होता है वो हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बंगड़ा में लगा हुआ है। यहाँ भी हम एक स्पॉट देख के उसका पग मार्क देखेंगे जो कहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाए। मॉर्निंग में 4 से 6 के बीच में कुछ जंगली जानवर, कुछ लोग लकड़बग्घा कह रहे हैं, कुछ लोग सियार कह रहे हैं, उनके द्वारा ग्रामीणों पे या यहाँ के जो वासी हैं, कुछ बच्चों पे और जो एडल्ट हैं उनके ऊपर आक्रमण किया गया और बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। तो मैंने त्वरित संज्ञान लेते हुए इस पे वन विभाग के अधिकारियों को मैंने पत्र लिखा हुआ है और उनसे बात भी हुई है हमारी। वो रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं। दूसरा जो मैंने किया कि हमारे पास जो गाड़ियां हैं तो उनमें जो पीए सिस्टम लगा हुआ है, उनके द्वारा हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो बड़ी समस्या हो गई है वहाँ पर इलाके के लोगों को। हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। हम सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर मौजूद हैं और प्रभाकर के अलावा हमारे साथ अजय सूरी मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले में। सबसे पहले मैं प्रभाकर आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने दिनों से वहाँ पर ये समस्या चल रही है जो अब सामने आई है। 18 बच्चों और वयस्कों के बारे में बात की जा रही है। कैसा इलाका है, ज़रा आप विस्तार से बताएं। देखिए, जब हम सियार की बात कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए समस्या की बात कर रहे हैं तो ये मुजफ्फरपुर का इलाका है, शेरपुर का इलाका है, जहाँ पे लगभग 18 के आसपास लोगों को सियार ने घायल कर दिया, हमला कर दिया है। ये अमूमन जंगल में रहते हैं, लेकिन जो हमारी उनका कहना है कि क्योंकि जिस जंगल में ये रहते हैं वो इलाका बेतिया का इलाका है, यहाँ से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते जो है वो रिहायशी इलाकों में वो घुस गए हैं। और उसके बाद वो लगातार खासकर बच्चों को वो सीधा निशाना बना रहे हैं। कुछ बड़े लोगों के ऊपर भी हमला किया है। अभी तक में 18 लोग घायल हो चुके हैं। 5 से 6 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं। वन विभाग के जो पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पिंजड़ा लगाया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं पकड़ने का। लेकिन अगर उस इलाके की बात करेंगे, उस पूरे इलाके में गन्ने की खेती होती है, जिसके चलते जो खेतों में आपको बड़े बड़े गन्ने की फसल खड़ी मिलेगी, जिसके चलते उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दिलचस्प मामला यह है कि दूसरे इलाके में, बिहार के दूसरा इलाका गया में, वहाँ खिजिर सराय एक इलाका है, वहाँ पे भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है और वहाँ पे भी 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। जैसा हमने दिखाया था उत्तर प्रदेश में जो मामला हुआ है, वैसा ही मामला बिहार के गया में आ रहा है, जिसमें 5 से 6 लोगों को उन लोगों ने घायल कर दिया है। 4 से 5 भेड़िए जो हैं वो झुंड में हैं और वहाँ पे भी वन पदाधिकारी जो हैं वो पिंजड़ा लगा के बैठे हैं कि किसी तरह से उन्हें रोका जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके। लेकिन अभी भी दोनों जगहों में से कहीं पे भी उन्हें पकड़ने में, चाहे वो भेड़िए हों, चाहे वो सियार हों, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या गया हो, अभी तक कोई सफलता मिल नहीं पाई है। और जो वन पदाधिकारी हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो लोगों को ये एहतियातन उनको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने घरों से ना निकलें। लोग जो है हाथों में डंडे लेकर, टॉर्च लेकर रात में चौकीदारी कर रहे हैं, क्योंकि
स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है। उन्हें डर है कि जब वो रात में सोते रहें अपने घरों में, खासकर वैसे लोग जो छोटे जो झोपड़ियों में सोते हैं, तो उन्हें कहीं वो निशाना न बना ले। जी, बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद ये लोगों को डराने वाला ये एक मामला हो गया है। अजय सूरी जी के पास हम चलते हैं, फिल्म मेकर हैं, वन्यजीव एक्सपर्ट हैं। अजय जी, जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बात हमने देखी, इसके पहले उत्तर प्रदेश की, और अब जैसा प्रभाकर ने अभी बताया कि बिहार के ही गया ज़िले में एक जगह पर भेड़ियों ने अब आतंक मचा रखा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आज ये सभी जानवर एग्जिस्टेंस में आए हैं, हमेशा से रहते आए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस तरह से हो रहा है। और ख़ासकर अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, सियार तो आम तौर पर लोगों के पास भी नहीं आते, भागते हैं, फिर ये कैसे हमले हो रहे हैं? देखिए, अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मैं कहूँगा कि ये जो हमारी इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में कुछ डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि मनुष्यों और जानवरों के बीच में टकराव, जिसे हम आम भाषा में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जी। ये नई नई जगहों पर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मैं यहाँ आपको, लेकिन ये जो अभी आपका जो ये प्रोग्राम है सियारों वाला, इसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह जरूर है, क्योंकि अभी तक देखिए, अभी जो पहले ग्रामीण की हमने बाइट सुनी, वो ये बोल रहा है कि उसको नहीं पता क्या है। आपके जो डॉक्टर रंजन है, वेटनरी एक्सपर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि गोल्डन जैकाल है। मैं आपको यहाँ बता दूं एक मोटा मोटा फर्क भेड़ियों और सियारों के बीच। भेड़िया जो है वो एक प्रॉपर प्रेडेटर है, परभक्षी है, जो बाघ लेपर्ड की श्रेणी में आता है, जबकि सियार नहीं है। सियार को मैं कहूँगा ये एक स्कैवेंजर है, गिद्ध की तरह। ये अमूमन मरे हुए जानवरों को, उनके कैरकास को ही खाता है। बहुत कम ऐसा होता है, हाँ, अगर कोई छोटा जानवर इसके हाथ में आ जाए तो फिर उसको नहीं छोड़ता। लेकिन ये बाघ और तेंदुए की तरह घात लगाकर हमला नहीं करता, भेड़िए की तरह झुंड में रहकर अटैक नहीं करता। सियार जो है एक, उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो एक चेन है प्रेडेटर्स की, इसमें बहुत नीचे है। और ये हैरानी करने वाली बात है कि मैं खुद पहली बार इस तरह का वाकया देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि इसमें अभी एक आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन की जरूरत है कि क्या ये वाकई ही सियार हैं। अगर हैं तो मैं कहूंगा कि ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक नया डायमेंशन पैदा हो रहा है हमारे देश में, और उसका ये एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। वहाँ पर एक और जो डीएफओ हैं, वो जैसा उन्होंने बोला कि गोल्डन जैकाल है, उनको शायद कुछ फुटेज भी वो कह रहे हैं कि मिला है, क्योंकि कुछ ड्रोन से भी बताया जा रहा है कि ये जो वन विभाग के लोग हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं फुटेज। लेकिन अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए निश्चित करने के लिए कि हमला क्या सियार ने ही किया है, और अगर ऐसे हमले हो रहे हैं तो क्या इसमें एहतियात क्या बरतना चाहिए? वन विभाग को क्या करना चाहिए सबसे पहले, और फिर लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो गोल्डन जैकाल है एज ए स्पीशीज, मैं समझता हूँ वो हिमालय के हायर एल्टीट्यूड पे मिलता है। आप थोड़ा गूगल सर्च करिए, आपको पता चलेगा कि लद्दाख के अंदर जो है वहाँ पर आपको गोल्डन सियार मिलता है। इतनी हाइट पे निचले इलाकों में गोल्डन सियार शायद नहीं मिलता, मैं भी शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये। लेकिन अब देखना ये है कि ऐसे मामलों में क्या होता है कि एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि फॉलो किया जाता है। जैसे कि जनता को आगाह किया जाता है, वार्निंग इशू करी जाती हैं कि आप जो है सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद अकेले घर से बहुत दूर तक मत निकलिए, क्योंकि अक्सर इस तरह के हमले जो है ना वो कम रोशनी में ही होते हैं। आप अकेले मत निकलिए तो एक ग्रुप में निकलिए। अपने बच्चों को तो कतई अकेले बाहर मत जाने दें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि इन इलाकों में मैं आपको बता दूं कि लेपर्ड का भी बहुत आतंक रहता है। हाँ, एक जो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है वो ये है कि कहीं ये कोई सियार जो है वो रैबीज का शिकार तो नहीं है, क्योंकि जब रैबीज हो जाती है कुत्तों को, सियारों को, तो वो फिर जो है मतलब कंपल्सिवली जो है वो जिसको भी देखते हैं उसको काटने दौड़ते हैं। तो ये भी एक एलिमेंट है जिसको हमको रूल आउट करना होगा कि कहीं ये रैबीज से ग्रस्त तो नहीं है ये। लेकिन जहां बात आ रही है, अभी तक देखिए अभी बहुत सी चीजें नहीं पता चल पा रही, क्योंकि अभी तक बच्चे जो हैं और कुछ लोग घायल ही हैं। लेकिन भेड़ियों का जो आतंक है उसको मुझे लगता है सियारों के साथ आप बहुत ज्यादा कोरिलेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि जो भेड़िए हैं वो सही मामले में एक प्रेडेटर हैं, परभक्षी हैं, जो कि सियार नहीं है।
तो क्या इसमें एक फॉरेंसिक जांच भी ज़रूरी है, जिनको जो बाइट मार्क्स हैं उनको लेकर, और जो कैप्चर किए जा रहे हैं जो जानवर, उनके साथ ये ज़रूरी अभी ऐसे हालात में लगता है? बिल्कुल है, ज़रूरी है, फॉरेंसिक जांच तो ज़रूरी है। और हर तरह की जो मेडिकल जांच है, हालांकि इसमें मारा नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बाघ या कोई लेपर्ड जो है जब किसी इंसान को मारकर खाता है तो उसका पोस्टमार्टम ऑटोप्सी होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई वो मतलब आदमी को उसने शिकार बनाया है। लेकिन सियारों के मामले में ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे दूसरे एविडेंस जो हैं, अब जैसे जहाँ पे अटैक किया जी। वहां पे पगमार्क होंगे। अब हाँ। जितने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं वो पगमार्क से, पग चिन्हों से पता लगा लेते हैं कि भाई ये किस जानवर का पगमार्क जी। है, क्या ये सियार का है, भेड़िए का है, लेपर्ड का है। जी। तो ये सारे जिसको हम कहेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, ये तो इकट्ठा करने की बहुत जरूरत है। और इसके अंदर फिर फॉरेंसिक जांच भी जरूरत है, जी। फॉरेंसिक जांच की भी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सूरी जी, अजय सूरी जी, इस पूरी बातचीत के लिए। तो सबसे अहम फ़िलहाल ये है कि वन विभाग पूरी कोशिश करे इन जानवरों को पकड़ने की, जांच की, और लोग तब तक एहतियात बरतें, खासकर अपने बच्चों के मामले में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के टिकट न मिल पाने वाले दावेदारों की नाराजगी का सामना इन पार्टियों को करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला बीजेपी से जुड़ा है। हरियाणा के पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य ने बीजेपी छोड़ दी है, जिनके सफीदों से टिकट ये चाहते थे, लेकिन सफीदों से बीजेपी ने जेजेपी के बागी विधायक रामकुमार गौतम को उतारा है। टिकट न मिलने के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बचन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस खेमे में भी बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही बगावत दिख रही है। कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। राजेश जून ने कहा, मेरे साथ कांग्रेस नेतृत्व ने धोखा किया, मुझसे वादा किया था टिकट देने का, वादा नहीं निभाया गया। अब राजेश जून बहादुरगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने बहादुरगढ़ से एमएलए राजिंदर जून को टिकट दिया है। मैं सचिन जून, पुत्र श्री राजेश जून, आपका भाई, मैं इस बहादुर हल्के के मेरे जितने भी साथी हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज से हमारे निर्दलीय चुनाव की एक नई गाथा लिखी जाएगी और इस बहादुर हल्के में इतिहास रचा जाएगा। मेरा निवेदन है कि आज से हमारा प्रचार शुरू हो रहा है। मेरे सभी साथियों से एक छोटा सा निवेदन कि आप सभी जल्दी से जल्दी ऑफिस पर पहुंचे। आज से हम गाँव लोहा खुर्द और गाँव नूना माजरा में डोर टू डोर करेंगे। शुक्रवार रात हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नाम थे। 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद एक और नाम इसराना सीट से बलबीर सिंह का किया गया। जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा पीसीसी के अध्यक्ष उदय भान होडल सीट से मैदान में हैं, और कांग्रेस के ज़्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट दे दिया गया है। जेल में बंद सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार को भी टिकट दिया है। सुरेंद्र पवार, राव दान सिंह, धर्म सिंह छौकर कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस ने इन तीनों विधायकों को दोबारा टिकट देकर अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी है। इसके जरिए कांग्रेस की कोशिश ये जताने की भी है कि उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है और वो दोषी नहीं है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बेईमानी करके विनेश का चयन किया गया था, जिसका परिणाम भगवान ने ओलंपिक में दे दिया। उन्होंने दावा किया कि एक दिन में 2 वेट कैटेगरीज में ट्रायल नहीं दिया जा सकता था, लेकिन विनेश ने दिया। 53 किलो में 10-0 से हारने के बावजूद उसे उसी दिन 50 किलो कैटेगरी में भेजा गया। वहां वो 5-1 से हार रही थी, लेकिन तब रेलवे ने जानबूझकर उन्हें जिताने का काम किया था। विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सारे आंदोलन में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा किरदार थे, और आज वो सब कुछ निकल कर सामने आ गया है।
आगे कोर्ट के फैसले से भी काफ़ी कुछ सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख रहने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए साल 2023 में विनेश फोगाट दिल्ली की सड़कों पर उतरी थी। इस आंदोलन में बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक भी उनके साथ थे। उस दौरान इन पहलवानों को कांग्रेस का खूब समर्थन मिला था। ये हवाला खिलाड़ियों को देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुश्ती जगत में ऐसा कोई नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? क्या ऐसा नियम है? उस नियम को किसने तोड़ा? विनेश फोगाट ने तोड़ा। क्या ऐसा नियम है कि वजन के बाद 5 घंटे 4 घंटे तक कुश्ती ना हो? जब आप बोलें तब कुश्ती हो? आपने एकदम कैप्चर कर लिया खेल विभाग को। 4 घंटे आपने कुश्ती रुकवा रखी। 10-0 से आप कुश्ती वहां पर हार गई। तब आकर के आपने 50 किलो में ट्रायल दिया, जो कि नियम के विरुद्ध है। उसके बाद भी आप कुश्ती हार रही थी। 5-0 का स्कोर था, 5-1 का या 6-1 का स्कोर था। शिवानी पवार मध्य प्रदेश की रहने वाली एक कुश्ती जीत रही थी, लेकिन आपने हंगामा खड़ा किया। रेलवे के रेफरी आपके सामने झुक गए, सरेंडर कर गए और आपको जिता करके भेज दिया। उस समय भी आपका वजन ज्यादा था और उसी का परिणाम आपको भगवान ने दिया है। आंदोलन शुरू हुआ था खिलाड़ियों के नाम पर। उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस है। और आज वही बात सामने निकल करके आई। षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। फाइनल जो स्क्रिप्ट लिख करके आई वो कांग्रेस कार्यालय में दिखाई पड़ी। बाकी अब जनता को फैसला करना। पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। रैली में उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को बहुत लूटा। इनके शासनकाल में यहां आतंकवाद को खूब बढ़ावा मिला, जबकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से यहां आतंकवाद में 70% की कमी आई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर अपनी योजनाओं के बारे में बताने की अपील की। आपको बता दें कि 2014 में जम्मू इलाके की 11 सीटों में से 9 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कुल 25 सीटें मिली थी। ये राहुल बाबा की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहाँ अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है। वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। उमर अब्दुल्ला ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि संसद में हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देकर कोई मकसद
नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर फांसी देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी ज़रूरी होती तो वो कभी इसकी मंजूरी नहीं देते। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता सज्जाद यूसुफ ने कहा कि अफजल गुरु की फांसी जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम था। वहीं राज्य में 7 चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि चुनाव के समय इस मुद्दे पर चर्चा की ज़रूरत ही क्या है। My unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. भैया यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहीं पर आपस में एक दूसरे जो बात कही जा रही है उसका कोई जवाब दे रहा है, कोई और बात कह रहा है, वो इलेक्शंस का मामला है। यहाँ पर क्या करेंगे, उस इलेक्शन को यहाँ थोड़ी डिस्कस करेंगे। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं तो वोटर भी अपने मुद्दों के साथ तैयार हैं। क्या हैं करनाल के लोगों के मुद्दे, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी कर्मवीर सिंह चिगाला ने। इस वक्त एनडीटीवी का कारवां पहुंचा है हरियाणा के सीएम सिटी कहे जाने वाले शहर करनाल में, और हम मौजूद हैं करनाल के आइकॉनिक पार्क अटल पार्क में। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ जनमान्य यहाँ के लोग हैं। उनसे सब बात करते हैं कि वो किस आधार पर इस विधानसभा में अपना उम्मीदवार चुनेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बच्चे गुड नेम आंचल। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले कभी वोट किया आपने? पहले दी आपने। तो आप यदि अब की बार विधानसभा में वोट करेंगे तो किन मुद्दों के आधार पर करेंगे? क्या जो वुमेन सेफ्टी के लिए पहले कुछ करेगा, अगर कुछ स्टेप उठाएगा उसके लिए। हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा ही वुमेन सेफ्टी है। इतने केस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा है। वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ कोई अपनी रखेगा कि भाई हाँ ये करेंगे तो उसके लिए। आंचल ने मुद्दा उठाया वुमेन सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ। तो अभी देखा है हरियाणा में काफ़ी फिरौती मांगी जा रही है, तो ये किस तरह का आप अनसेफ फील करते हैं एज ए यंग बॉय? हाँ जी, करते तो हैं। जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए ना, ये सरकार होनी चाहिए, मतलब कि भाई सरकार की थोड़ी सख्ती करनी चाहिए इनके प्रति। जैसे कोई गलत काम कर रहा है उनके लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। और आप बच्चे गुड ने संध्या, आप किस आधार पे वोट करो? सर मेरा तो मेन पर्पस ये रहेगा जो एजुकेशन को और इनइक्वालिटी के थ्रू जो हम सबको जोड़ के रखेगा उसको मुझे वोट देना है। एक बात आना कि करनाल में मैंने एक ट्रेंड देखा है कि जो बच्चे हैं वो विदेश जाने की कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो जाए 12th करते ही विदेश भाग जाते हैं, अलग अलग गलत रास्ते भी अपनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है इसके पीछे कारण? एक्चुअली इससे ना फ्यूचर ही ख़राब हो रहा है उस बच्चे का, क्योंकि 2 या 4 साल तक तो विदेश में रहेगा और उसके बाद उसे आना तो अपने इंडिया में ही पड़ेगा, और फिर उसके लिए कोई करियर नहीं, उसका मतलब जो पढ़ाई का टाइम होता है ना बच्चे के लिए वो +2 के बाद ही होता है मेन, और उसके लिए उसका करियर बनाने का टाइम भी वही होता है, वो जो वहाँ पे अपना ऐसे ही ख़राब कर देते हैं। मेरे लिए तो यही है कि अपने देश में रह के अच्छे से अच्छा अपने अंदर स्किल डेवलप करो और यहीं पे तरक्की करो, यहीं से कुछ अपने बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। गुड ओपिनियन। और आपका क्या कहना है इस बारे में? सर पहली बात तो अपने देश के लिए कुछ करके दिखाओ, बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, हाँ जी सर, अगर अपने देश का कुछ करके दिखाओगे तो हमारे को भी गर्व होगा कि हम हिंदुस्तान के बच्चे। यदि आप वोट करोगे तो किस आधार पे वोट करोगे? क्या आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस होगा? बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए करूँगा, जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट रह सकते हैं, बेरोज़गार होते हैं, उनके लिए ही होना चाहिए कि भाई अभी जो स्टूडेंट हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाए कि भाई ग्रेजुएशन होने के बाद कम्युनिकेशन स्किल और भी है टेक्निकल स्किल, उनको अपने अंदर ग्रो करके स्किल डेवलपमेंट। हाँ, अच्छा, आपका नाम क्या है सर? रमन मनचंदा। हाँ मनचंदा जी, आप किस आधार पे वोट करेंगे? देखिए वोट का एक ही आधार होता है, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर सब कुछ ही आ जाता है, उसमें एजुकेशन आ जाती है, शहर आ जाता है, मेडिकल आ जाता है। आपको लगता है कि करनाल या हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी कुछ है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। अच्छा, हाँ
जिस हिसाब से मतलब मैं करनाल शहर की बात करूं, सीएम सिटी है, मतलब हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के हिसाब से फंड्स आए हैं, हमने सुना है कि बहुत फंड आए हैं, तो मतलब मैं ये चीज़ नहीं मानता कि यहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, हाँ जी, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग, स्मार्ट सिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो और युवाओं को आपको क्या लगता है कि क्या इश्यूज रहते हैं जो उनकी मतलब सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं? सर, हर युवा हमारी जो भी स्टडी है यहाँ पे, हर युवा स्टडी करने के बाद जॉब चाहता है, लेकिन हमारे पास अभी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, अभी NEP आई है, उसमें बहुत सारे उन्होंने वैसे स्किल ऑफर करे हैं, तो हर बच्चा यही चाहता है कि वो एटलीस्ट इतना तो कर सके कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब की तरफ ना जाके अपने बिजनेस की तरफ भी जाए और स्किल भी सीखे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट ही खाली आप स्किल के लिए इंस्टीट्यूट मतलब सरकार ऐसे कुछ ऑफर दे इंस्टीट्यूट को भी कि वो स्किल उनको ऑफर करें ताकि हम बच्चे को सिखा बिजनेस भी कर पाए जा, ताकि बच्चा जॉब के ऊपर ही डिपेंड ना रह पाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जनता है हमारी, हम जो देखते हैं करनाल का विकास हुआ है, हम करनाल की गली गली का विकास नहीं देखते, हम केवल नगर का विकास देखते हैं कि करनाल सिटी का विकास हुआ। आप जाके गलियों में देखो ना, जाके जहाँ पे पाइपलाइन ही नहीं है, सीवर पाइपलाइन ही नहीं है, उस गली का विकास क्यों नहीं देख रहे हो? और जबकि जनता वोट तो वो भी दे रही है और सबके जनता का सबसे ज़्यादा हिस्सा वो वोट देता है। गरीब जनता सबसे ज़्यादा गिनी जाती है, क्योंकि राजे महाराजों और ये मिडिल क्लास की तो क्वांटिटी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। असली जो वोट देने जा रहे हैं वो जा रहे हैं, पर उनके घर में वो चीज़ नहीं है जो आज हम सुविधा ले रहे हैं। तो हम एक नज़रिए से देखते हैं, कभी दो नज़रिए से। मैडम, आपने बहुत गहरी बात कही और मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ। मैडम ने एक बात कही कि ना जो विकास है वो बिल्कुल धरातल तक जाना चाहिए, जो आखिरी छोर है वहाँ तक विकास नहीं पहुँच रहा है। आपको क्या लगता है? देखो, जितनी भी सरकारें आई, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं करूँगा, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की है, ये सिर्फ अपने वोट की राजनीति करती है। यानी कि जिस समाज का, जिस जाति का वोट ज़्यादा है, ये वहाँ से उस प्रार्थी को टिकट देती हैं, या मान लो जो दूसरे दल से लोग आते हैं, उनको लगता है इस पार्टी को कि ये कैंडिडेट हमारी पार्टी में शामिल होगा तो ये जीत सकता है, तो इस वजह से पार्टियां उनको टिकट देती हैं। और जो उनके कार्यकर्ता पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से लगा हुआ है, उनकी अनदेखी होती है। पार्टियां होती हैं वो बेसिकली जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है उसी आधार पर चलती हैं, जो अपना ग्रास रूट पे वर्कर है उसकी सुनवाई नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर हम देखें हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है। कोई भी कैंडिडेट कोई पार्टी छोड़ के आ रहा है, उसको बीजेपी टिकट दे रही है या कांग्रेस टिकट दे रही है, तो हर हम किसी भी सिटी में देखें तो ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल। ओके, हाँ जी। हाँ, ये तो थोड़ा डिपेंड करता है। अगर एक पार्टी को लग रहा है कि ये एक मेरी पार्टी में जुड़ के या मेरी पार्टी में विश्वास जता के ये मुझे सीट जितवा सकता है और एक ईमानदार है, तो वो पार्टी उसके लिए करेगी। उसका काम ही यही है कि इलेक्शन को जीतना और उसके बाद सर्व करना। मेन चीज़ तो ये आती है, आप जीत गए और उसके बाद आप सर्व करो जो आप जिसके के लिए बने हो। सरकार का मतलब ये है कि आपने जो सर्विस प्रोवाइडर हो उसको ढंग से प्रोवाइड किया जाए। तो हमने करनाल के लोगों से बात करने की कोशिश की, उनके हर मुद्दे, चाहे वो महिला का हो, महिला सुरक्षा का हो, रोज़गार का हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का हो, किसी भी इशू पे हमने कोशिश की। और इवन ये भी कि भी जो लोग पार्टियां छोड़कर आ जाते हैं दूसरी पार्टी में, उनको भी टिकट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लोगों ने काफ़ी मुखर होकर अपनी बात कही। अब देखते हैं कि करनाल की जनता क्या तय करती है। और NDTV का मतलब है इलेक्शन। यदि आप इलेक्शन की सही कवरेज देखना चाहते हैं तो NDTV जरूर देखिएगा। मैं करनाल से अपनी वरिष्ठ सहयोगी अनीता जी के साथ NDTV के लिए।